एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल्स शॉर्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1 की टेबल के बारे में डिटेल में। काफी डिटेल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे जीएसटीआर 1 की टेबल की डिटेल एनालिसिस से। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जीएसटीआर 1 इतना रेलेवेंट क्यों है। जीएसटीआर 1 जो है वो इतना रेलेवेंट इसलिए है कि अगर आप जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल नहीं करोगे तो आपके रेसिपेंट को, जो आपका परचेजर है, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकता है और उसे ज्यादा अमाउंट कैश में पेमेंट करना पड़ सकता है टैक्स का। इसलिए हमें जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल करना है। अगर आप मंथली फाइलर हो तो आपकी ड्यू डेट 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर एंड आपका ड्यू डेट है। जैसे अप्रैल मई जून के लिए 13 जुलाई, और अगर आप मंथली फाइलर हो तो जून के लिए 11th जुलाई। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर पीरियड का ऑप्शन है। तो पीरियड मेरा जून है जिसका ड्यू डेट 11 जुलाई है, लेकिन अभी हम सिर्फ टेबल वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या टेबल्स है। देख सकते हैं यहाँ पर ड्यू डेट 11 जुलाई दिया हुआ है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 रिलेट करता है आउटपुट सप्लाईज के बारे में। जो भी आपका सेल्स है उसका इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को इससे देते हैं। इट इज नॉट अ पेमेंट रिटर्न, इट्स सिंपली अ सेल्स रिटर्न। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन जो है, अगर आपको मैनुअली डेटा फीड करना है और फाइल करना है रिटर्न, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन का मतलब ये है आप डेटा जो है टैली या कोई और सॉफ्टवेयर से अपलोड कर रहे हैं इस पोर्टल पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन के साथ। जैसे ही हम प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं, आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर ऑप्शन आता है, जिसमें आपका जीएसटीएन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, टैक्स पीरियड, ट्रेड नेम, सारा डिटेल्स रहता है और ड्यू डेट रहता है। यहाँ पर ई इनवॉइस की एडवाइजरी है। अगर आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप इसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो सेक्शन है, एक ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और दूसरा सेक्शन है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। तीसरा सेक्शन है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं जो ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स है वो एक्सपेंडेबल फॉर्मेट में इसलिए दिया गया है क्योंकि वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, अगर आपने कुछ गलती की होगी अपने प्रीवियस रिटर्न में तो आप इस पीरियड में या फर्दर पीरियड में उसका चेंजेस कर सकते हैं। तो अमेंड जो है वो इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, इसलिए वो कोलैप्स फॉर्म में है। आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इसमें डेटा भी फीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड रिकॉर्ड्स के सेक्शन में जाते हैं और एक एक टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। B2B SEZ डीम एक्सपोर्ट इनवॉइसेस 4A 4B 6B 6C। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने टैक्सेबल सप्लाई किया है उसका डिटेल इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें आपका काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन लिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करने का सेक्शन है और इंपोर्ट ई वेबल डाटा का भी सेक्शन है। अगर आपने ई वेबल जो है वो फाइल किया होगा तो इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम इंपोर्ट में अगर देखें तो मैंने कोई भी ई वेबल अभी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने करंट ट्रेड में कोई भी ई वेबल का डेटा नहीं डाला है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। ई वेबल का रिक्वायरमेंट आपको पता ही होगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई आप करते हो तो 50,000 के ऊपर का वैल्यू आप मूवमेंट करवा रहे हो तब ई वेबल रिक्वायर्ड है। विद इन द स्टेट के केस में डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। 1 लाख से ऊपर का वैल्यू है इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल तो ई वेबल मैंडेटरी है। अब हम एड रिकॉर्ड में जाते हैं। एड रिकॉर्ड में आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है रेसिपेंट जीएसटीएन या यूआईएन। यहाँ पर आप जीएसटीएन नंबर दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी जीएसटीएन नंबर यहाँ पर रख रखा है, तो इसको मैं कॉपी करती हूँ। सिंपली कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है या आप लिख भी सकते हो। तो जैसे ही मैं पेस्ट कर रही हूँ रेसिपेंट का नाम जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, दैट इज नितेश प्लास्टिक। अगर आप चाहे तो इसको मास्टर में भी ऐड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपको आसानी रहे। तो मैं ऐड टू मास्टर भी कर सकती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटीएन नंबर है
ट्रेड नेम या लीगल नेम है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, नितेश मैंने लिखा है। और रेसिपेंट जो है या सप्लायर है आपको बताना है और सिंपली आपको सेव करना है, तो इसका डिटेल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप जीएसटीएन नंबर डालोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर नितेश लिखना है, तो अपने आप ये रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है GSTR1 का, जो बहुत रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। इनवॉइस नंबर जो है 16 डिजिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो नॉन एक्सेप्टेबल होता है। इनवॉइस डेट है, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अगर विद इन द स्टेट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, जैसे मैं वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हूँ और वेस्ट बंगाल ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो इंट्रा स्टेट। आउटसाइड द स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा इंटर स्टेट, जैसे यहाँ पर मैं महाराष्ट्र करती हूँ तो इंटर स्टेट आ जाता है। ठीक है, इसमें रेट्स जो है आपको रिफ्लेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू में रेट्स जो है वो डाल सकते हो। जैसे 6% जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है GSTR1 में, ये वाला रेट। अब यहाँ पर मैं कुछ भी डालूं, जैसे अमाउंट जो है टैक्सेबल वैल्यू में डाल रही हूँ, वैसे ही मेरा जो टैक्स का कॉलम है, आप ऊपर जाके देख सकते हो, इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग जो है डिटेल्स भर सकते हैं, हमको ये सारी डिटेल्स जो है भरनी होती है। अब हम बैक करते हैं, वापस बैक करते हैं, तो हमको समझ में आया कि टेबल 4B 6B 6C में रिलेटेड टू B2B इनवॉइसेस हो गया, ये आपका डीम्ड एक्सपोर्ट का इनवॉइसेस हो गया, ये सारी डिटेल्स इसमें जाती है। अब हम बात करेंगे B2C लार्ज इनवॉइसेस के बारे में, कि ये B2C लार्ज इनवॉइसेस टेबल 5A क्या है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सेल 2.5 लाख से ऊपर का वैल्यू करते हो तो आपको उनका डिटेल देना पड़ता है। इनवॉइस वाइज डिटेल यहाँ पर जाता है, कंसोलिडेटेड डिटेल नहीं जाएगा, पूरा आपको डिटेल देना पड़ेगा एक एक इनवॉइस वाइज। ठीक है, तो ये जो है आपको 3 चीज ध्यान में रखनी है। क्या मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सेल कर रही हूँ और वो इंटरस्टेट सेल 2.5 लाख से ऊपर का है, तो उस केस में मेरे को B2C लार्ज में डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो हम B2C लार्ज में जाते हैं, क्या डिटेल्स जाता है एक बार देख लेते हैं। एड रिकॉर्ड में हम जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपली प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो विद इन द स्टेट तो आपका नहीं होगा, ये सिलेक्ट नहीं करने देगा मुझे विद इन द स्टेट। क्यों नहीं होगा विद इन द स्टेट? बिकॉज यहाँ पर जो डिटेल जा रही है वो इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में जा रही है। इंटर स्टेट 2.5 लाख से ऊपर इनवॉइस वैल्यू अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो मैं इंटर स्टेट सप्लाई ही कर सकती हूँ इस केस में। और आपको इनवॉइस नंबर देना है, इनवॉइस डेट देना है, इनवॉइस की वैल्यू देना है जो ऑब्वियसली 2.5 लाख से ऊपर की होगी। और यहाँ पर आप रेट्स में जो भी डिटेल दोगे वो यहाँ पर टैक्स में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे मैं 3 लाख रुपए अगर देती हूँ तो अपने आप टैक्स जो है वो कैलकुलेट होके आएगा। फिर उसके बाद आप सेव कर सकते हो डिटेल्स को। तो अभी हमने जाना कि B2C लार्ज के केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देना है। ठीक है, अब हम बैक करते हैं, वापस बैक करेंगे, जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के बारे में। ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस क्या है? एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो है उसमें आपको एक गाइडेंस मिलता है, ये जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या क्या रिकॉर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन रहता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जो है बहुत ही रेलिवेंट है। इनवॉइस नंबर जो आपने शिपिंग बिल में दिया था वो ही होना चाहिए, क्योंकि रिफंड पर्पस के लिए जो आपने टैक्स पेमेंट किया था एक्सपोर्ट के दौरान, उसका रिफंड के लिए आपका जो इनवॉइस नंबर है आपके शिपिंग बिल से सेम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से फिल करिए इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर। ऐसे तो मैंडेटरी फील नहीं है, लेकिन रिफंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड नंबर ध्यान से फिल करें। ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, सप्लाई टाइप ऑब्वियसली इंटरस्टेट होगा क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये क्या है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, अगर आपने LUT फाइल नहीं की है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल नहीं की है, तो आपको पहले एक्सपोर्ट पे टैक्स देना पड़ता है, फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आप LUT फाइल करते हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसमें आप आश्वासन देते हो कि जो भी एक्सपोर्ट का टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरा आप निभाओगे और प्रॉपर्ली आप एक्सपोर्ट करोगे। तो उस केस में आप टैक्स पेमेंट नहीं करते एक्सपोर्ट के दौरान।
तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो जब आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो एक्सपोर्ट के दौरान, तो आप ये जो डिटेल्स है ये प्रॉपरली फिल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको रिफंड जो है इजीली मिल जाए। तो रेट्स जो है आप फिल कर सकते हैं, और वो IGST जो है ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का हमें समझ में आया कि एक्सपोर्ट का क्या रेलेवेंस है। रिफंड के केस में भी अगर आप GSTR1 के एक्सपोर्ट का सेक्शन प्रॉपरली फिल नहीं करते हो तो आपको रिफंड मिलने में प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम सिंपली जाएंगे B2C अदर्स में, कि ये B2C अदर्स क्या है। टेबल 7 B2C अदर्स। हमने B2C लार्ज के बारे में जाना, क्या जाना कि मैम अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, इंटरस्टेट सेल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर। तो अदर देन B2C लार्ज सारी जो सेल है वो B2C अदर्स में जाएगी। मतलब विद इन द स्टेट जो भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो वो आपका B2C अदर्स में जाएगी, प्लस आउटसाइड द स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख से नीचे का वैल्यू जो भी आप बेच रहे हो वो आएगा B2C अदर्स में। अब B2C अदर्स B2C लार्ज के तरह इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं होता है, इसमें आपको कंसोलिडेटेड डिटेल मतलब स्टेट वाइज डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसा डिटेल्स आएगा हम एक बार देखते हैं। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आ रहा है आपके पास कि आप ऐड भी कर सकते हो रिकॉर्ड, प्लस इंपोर्ट भी कर सकते हो ई-वेबल डेटा को। तो हम ऐड करते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ऑब्वियसली विद इन द स्टेट भी हो सकता है, आउटसाइड द स्टेट भी हो सकता है। आउटसाइड द स्टेट 2.5 लाख से नीचे का वैल्यू, विद इन द स्टेट कोई लिमिट नहीं है, आपको विद इन द स्टेट का जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप बेच रहे हो इसमें दिखाना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, मैं एक बार इंटर स्टेट लेती हूँ। यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू देना है, रेट वाइज डिटेल जो है वो आपको दिखाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू देना है। अगर सपोज कीजिए बिहार में आप 18% का भी सेल कर रहे हो और 12% का भी सेल कर रहे हो, तो आपको रेट वाइज डिटेल जो है यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर IGST अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ओके, तो ये डिटेल्स इसमें जाती है। मैं बैक प्रेस करती हूँ, वापस मैं बैक प्रेस कर रही हूँ। अब बात करते हैं हम निल रेटेड सप्लाईज के बारे में, दैट इज टेबल 8। टेबल 8 ABCD ये क्या बताता है, निल रेटेड सप्लाई क्या है। तो बेसिकली इस टेबल में आपको निल रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन GST सप्लाई का डिटेल देना पड़ता है। बोथ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, दोनों डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन GST सप्लाई क्या है। नॉन GST सप्लाई मतलब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सारी चीजें और भी चीजें हैं। तो अगर उसमें आप डील कर रहे हो तो आप नॉन GST सप्लाई में डील कर रहे हो, आपको यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, निल रेटेड सप्लाई एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विस जो है वो निल रेटेड सप्लाई में आता है। तो वो ये यहाँ पर वो उसका डिटेल जाता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सारा क्या है, एग्जेम्प्टेड है। और भी काफी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये सेक्शन जो है ये आपको फिल करना पड़ता है अगर आपने कोई निल रेटेड, एग्जेप्टेड या नॉन GST सप्लाई कर रखी है तो। अब हम बैक प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड के बारे में, दैट इज 9B। ये क्या है, तो आप जब भी सेल करते हैं तो सामने वाला जो है आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। उस केस में आपका क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न के केस में क्या इशू करोगे आप सेल्स रिटर्न के केस में पार्टी को क्रेडिट करते हो, राइट, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन आता कि मैम सेल्स के केस में डेबिट नोट कब इशू होता है। तो हो सकता है कि आपने गलती से कम प्राइस चार्ज कर दिया और आपको अपने डेटर को बढ़ाना है। तो जब भी डेटर को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सेल्स के केस में डेबिट नोट भी इशू होता है। ये जो GSTR1 है ये परचेज रिलेटेड रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल रिलेटेड रिटर्न है। तो सेल के केस में कब आपका डेबिट नोट और कब आपका क्रेडिट नोट इशू होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या डिटेल्स जाता है, एड रिकॉर्ड में आप सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिपेंट का आपको GSTN नंबर देना होगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको जीएसटीएन नंबर जो है वो प्रोवाइड करना होगा, रेसिपिएंट नेम जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर देना होगा, डेट क्या होगा, नोट का टाइप क्या हो सकता है, या तो वो क्रेडिट नोट होगा या डेबिट नोट होगा, नोट का वैल्यू क्या है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये डिटेल्स जो है आपको प्रॉपर यहाँ पर देना है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंट्रास्टेट स्टेट हो सकता है या इंट्रास्टेट, फिर आपको रेट वाइज डिटेल देना पड़ेगा इन केस ऑफ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की क्या रेट है, क्या टैक्सेबल वैल्यू है, तो उस बेसिस पे आपको ये फिल करना है। ये जो टेबल है किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन से आपका कोई भी सेल्स रिटर्न हुआ है या आपको डेबिट नोट करना है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, ये क्या है। एड रिकॉर्ड में जाते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है ऑप्शन देखते हैं। तो बेसिकली इसमें B2CL मतलब जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लार्ज B2C लार्ज, एक्सपोर्ट विद पेमेंट एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, तो इसमें B2C अदर्स नहीं आता है, इसमें सिर्फ B2C लार्ज जो है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का नंबर देना है, डेट देना है, नोट का टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई और सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है आपको। जो भी B2C लार्ज या एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के रिस्पेक्ट में आपका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है वो इस सेक्शन में आएगा। अब बात करते हैं कि मैम अगर B2C लार्ज का इस सेक्शन में आ रहा है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, तो B2C स्मॉल का कहाँ जाएगा, B2C अदर्स का कहाँ जाएगा। तो सपोज कीजिए आपने 100 का जो है माल बेचा लेकिन 30 रुपए का रिटर्न हो गया, तो आपको यहाँ पर B2C अदर्स में नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट दिखाना है, जो भी नेट ऑफ वैल्यू है, मतलब 70 रुपए आपको दिखाना है। 100 रुपए का आपने माल भेजा, 30 रुपए का रिटर्न हो गया, तो 70 रुपए का यहाँ पर आपको डिटेल दिखाना है। टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाई कवर्ड इन टेबल 5। ठीक है, तो ये वाला जो है डिटेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं अदर देन द लार्ज अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि उसके लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है। उसके लिए कौन सा सेक्शन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है इसमें B2C अदर्स का डिटेल नहीं जाएगा, बल्कि इसमें नेट ऑफ करके B2C अदर्स का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। तो एडवांस भी जो है वो जीएसटी में टैक्सेबल है। जैसे आपको एडवांस मिला, अभी तक आपने सर्विसेज दिया नहीं, तो उस केस में आपको एडवांस मिलने के टाइम जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो अराइज हो जाएगी। गुड्स के केस में ऐसा नहीं है कि एडवांस के टाइम आपको जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है, लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज आपका एडवांस, एट द टाइम ऑफ एडवांस आपका जीएसटी का जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि जो भी एडवांसेस हमको रिसीव हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, उसका डिटेल यहाँ पर देना है। तो देखते हैं क्या डिटेल है, इसमें भी कंसोलिडेटेड डिटेल्स है, स्टेट वाइज डिटेल है, जिसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देना है, चाहे वो इंट्रा हो या इंटर हो, वो डिटेल्स आप दे सकते हैं। जैसे मेरा विद इन द स्टेट को एडवांसेस मेरे को मिला है, तो क्या आपको ग्रॉस एडवांस का डिटेल देना है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को छोड़ के कितना आपको एडवांस मिला है वो आपको डिटेल इसमें देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ सर्विसेज आपको एडवांस पे जीएसटी चुकाना पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ गुड्स, अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कोई एडवांस आपको मिल रहा है तो उस टाइम आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको रेट वाइज डिटेल जो है वो प्रोवाइड करना है, और जो टैक्सेस का अमाउंट है वो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टेबल क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। तो आपने जो प्रीवियस पीरियड्स में एडवांसेस पे टैक्स दिया था, अब उसका इनवॉइसिंग बन रहा है। अब एक्चुअल में आप सर्विस दे रहे हो तो आप इनवॉइस बना रहे हो, तो इनवॉइस के टाइम आप वापस से तो टैक्स नहीं दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एडवांसेस के टाइम तो टैक्स दे दिया, तो वापस से आप टैक्स तो नहीं दोगे। तो उस केस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपना एडवांसेस को। तो यहाँ पर स्टेट वाइज डिटेल है कि कितना जो एडवांसेस है उसका इनवॉइस आपने बना लिया है,
तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है टेबल 4 या 5 या आपके B2C अदर्स में, और कितना आपने इनवॉइस बना लिया है उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आपको एडवांसेस जो है वो एडजस्ट करना है उसका डिटेल्स, मतलब आपने उसके रिस्पेक्ट में इनवॉइसेस जो है बना लिया है। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए 6 डिजिट HSN जरूरी है, और 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट HSN जो है वो जरूरी है। HSN क्या है? कोडिंग है, प्रोडक्ट्स का कोड्स है। ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स इट इज HSN, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अगर मैं इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूं। और इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो वो हम लोग को देना जरूरी है। HSN के केस में मैं बोलूँ तो आपको 5 करोड़ के ऊपर तो 6 डिजिट देना होगा, 5 करोड़ या 5 करोड़ के नीचे आपको 4 डिजिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और SSC के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो 6 डिजिट का SSC कोड आपको देना है। इन केस ऑफ सर्विस कोडिंग आपको देना है। तो क्या क्या डिटेल आपको देना पड़ता है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है आपको HSN देना है। ठीक है, जैसे मैं कोई HSN का कोड टाइप कर रही हूँ तो अपने आप मेरे को क्या दिखाने लगता है, इसमें बताने लग जाता है, सजेशन देने लग जाता है। ठीक है, वो मैं सिलेक्ट जैसे ही करती हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो सकता है, हो जाता है। तो अब अगर सपोज कीजिए आपके पास कोड नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो भी आपको सजेशन जो है वो दिखाने लग जाता है। जैसे मैंने टेबल वेयर लिखा तो वो सजेशन दिखा रहा है। सो यू कैन टाइप योर प्रोडक्ट नेम एज वेल। ठीक है, यहाँ पर अपने आप डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। UQC आपको देना है। UQC क्या है, जैसे मैं एक बार प्रोडक्ट देती हूँ। ठीक है, ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। UQC आप देख सकते हैं, यूनिट क्वांटिटी कोड है। हर एक जो क्वांटिटी है उसका अलग अलग कोड है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं किलोग्राम का क्या कोड होगा, केजी होगा, पीसेस का PCS होगा। ठीक है, तो ये सारे कोडिंग्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं पीसेस दे रही हूँ, यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट, IGST, CGST, SGST और सेस देना पड़ेगा कि इस HSN नंबर में आपने कितना क्वांटिटी सेल किया है, क्या उसका टैक्सेबल वैल्यू किस रेट का है, वो देना पड़ेगा। तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो इट्स रिलेट टू HSN एज वेल एज SSC। ठीक है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो भी आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो टेबल 12 हमने कर लिया है, समझ लिया है हमने। अब हम बात करेंगे टेबल 13 के बारे में। टेबल 13 रिलेट क्या करता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इशू किया है, कितना टैक्स इनवॉइस इशू किया है, कितना आपने कैंसिल किया है, रिवाइज इनवॉइस के बारे में, आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपने कितने इशू किए हैं। सो सारा डिटेल रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट इशू यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो ये जो है एड रिकॉर्ड का टेबल है, जो आपका कोई प्रीवियस ईयर के डेटा से रिलेटेड नहीं है, प्रीवियस ईयर का कोई चेंजेस से रिलेटेड नहीं है। प्रीवियस ईयर का डेटा आप डाल सकते हो प्रीवियस मंथ्स का, लेकिन प्रीवियस मंथ का अगर कोई चेंजेस है, आपने ऑलरेडी डेटा फीड इन कर लिया लेकिन आपने कुछ गलत फीड इन कर लिया, तो आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो अमेंड का सेक्शन क्या है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का सेक्शन जो है वो ये है। तो इसमें आप क्या क्या अमेंड कर सकते हो, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइस को आप अमेंड कर सकते हो। अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, कोई एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में आपने अगर सपोज कीजिए शिपिंग बिल नहीं डाला, शिपिंग बिल नंबर, तो वो आप डिटेल्स डाल सकते हो। अमेंड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, B2C का अमेंडमेंट कर सकते हैं। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी या एडजस्टमेंट का अमेंडमेंट आप कर सकते हो। क्या चीज का अमेंडमेंट नहीं हो सकता, HSN वाइज समरी का, डॉक्यूमेंट इशू का, ये सारी चीजों का जो अमेंडमेंट है वो नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी चीजों का अमेंडमेंट हो सकता है। तो अगर हम जाएं अमेंडेड B2B इनवॉइसेस के अंदर, तो यहाँ पर आपको देता है फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको अमेंडमेंट करना है।
2022-23 या 21-22 के रिस्पेक्ट में आपको करना है। एक बार मैं 22-23 सिलेक्ट करती हूँ और इनवॉइस डिटेल जो है वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो इसको मैंने सिंपली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है, उसे मुझे अमेंड करना है, चेंज करना है। तो अमेंड रिकॉर्ड में मैं जाऊंगी, तो इस इनवॉइस रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड मैंने डाला है वो मैं डाल सकती हूँ। इसमें आपका रिवाइज ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, रिवाइज ओरिजिनल इनवॉइस डेट दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर सकते हो, इनवॉइस नंबर आप क्या डालना चाहोगे वो डाल सकते हो, डेट को आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन डेट उसी पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, उसी मंथ का होना चाहिए। टोटल इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी डिटेल्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जीएसटीएन नंबर, सपोज कीजिए मेरे को ए को मैंने सप्लाई किया था, मैंने गलती से बी के नाम पे चढ़ा दिया, तो उस केस में जीएसटीएन नंबर भी मैं अमेंड कर सकती हूँ। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं अमेंड कर सकती हूँ, ओके, इन केस ऑफ B2B इनवॉइसेस। अब बात करते हैं B2C इनवॉइसेस के बारे में। अगर मैं B2C अदर्स की बात करूं तो उसमें आपको ईयर बताना पड़ेगा कि कौन सा ईयर है। सीन्स जो B2C इनवॉइसेस है, अदर्स के इनवॉइसेस, उसमें हम लोग स्टेट वाइज डिटेल देते हैं। तो अमेंडमेंट कैसे होगा, स्टेट वाइज अमेंडमेंट होगा। तो ईयर जो है हमको बताना पड़ेगा, मंथ बताना पड़ेगा, सपोज मई का है अमेंडमेंट, और जो भी स्टेट है, जैसे वेस्ट बंगाल का कुछ अमेंडमेंट मेरे को करना है, तो अमेंड रिकॉर्ड में हम जाएंगे तो वो डिटेल्स हमको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा कि मैंने वेस्ट बंगाल में कितना दिखाया है। तो जो एक्चुअल अमाउंट है जो वेस्ट बंगाल में होना चाहिए वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। जो आपने गलती से दिखा दिया सपोज 2 लाख, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए कम, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स डालना है जो आपका एक्चुअल है। तो ये जो है आपको अमेंड करने का भी ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेक्शन में आप रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हो और नीचे वाले सेक्शन में रिकॉर्ड्स को अमेंड कर सकते हो। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो। एक बार मैं समराइज करूँ तो मैं बताती हूँ कि आपका क्या क्या डिटेल्स जाता है। एक तो आपका B2B इनवॉइसेस जिसमें आप रजिस्टर पार्टी का डिटेल्स डालते हो। एक आपका B2C लार्ज इनवॉइसेस जिसमें आप अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट 2.5 लाख से ऊपर के वैल्यू का डिटेल्स इनवॉइस वाइज डालते हो। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट डिपेंड कि आपने LUT फाइल करा है या नहीं किया है, वो डिटेल्स भरते हो। अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको प्रॉपर्ली शिपिंग बिल का नंबर वगैरह भी डालना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के केस में आप सर्विसेज का भी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हो। नेक्स्ट इज B2C अदर्स, आप नेट ऑफ डिटेल्स डालते हो, मतलब क्रेडिट या डेबिट नोट को नेट ऑफ करके जो भी आपका अमाउंट आता है उसका डिटेल डालते हो। ये क्या है, विद इन द स्टेट जो है आप सेल कर रहे हो, 2.5 लाख से नीचे या ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपका विद इन द स्टेट किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हो रहा है तो B2C अदर्स में जाएगा। और आउटसाइड द स्टेट अगर सेल हो रहा है तो आपको देखना है, अगर 2.5 लाख से नीचे है तो B2C अदर्स में जाएगा, नहीं तो B2C लार्ज में जाएगा। निल रेटेड सप्लाई, नॉन GST हो गया, एग्जेम्प्टेड हो गया, निल रेटेड सप्लाई, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, उसने सेल्स रिटर्न कर दिया, या हो सकता है आपने कम चार्ज किया होगा, आपको इंक्रीज करना है उसका वैल्यू, तो उस केस में आप डेबिट नोट इशू करते हो, तो वो डिटेल्स यहाँ जाएगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अगर आपने एक्सपोर्ट करा है विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट, या किसी B2C लार्ज को बेचा है, तो इस केस में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में आएगा। एडवांसेस अगर आपको कोई मिली है तो सर्विस के रिस्पेक्ट में उस पर टैक्स देना आपको जरूरी है, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी किसी एडवांस के रिस्पेक्ट में टैक्स दे दिया और अभी आपने इनवॉइस रेज किया है तो यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। HSN वाइज समरी जो है आपका प्रोडक्ट वाइज जाएगा, HSN वाइज समरी, जिसमें आपको रेट का डिटेल्स देना होगा, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, ये सारी डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट है, और 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट है। डॉक्यूमेंट आपने ड्यूरिंग द पीरियड क्या इशू किया है वो आपको देखना है, और बाकी जो है अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। खाली HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट इशू, ये सारी चीजों की अमेंडमेंट नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।